पार्लियामेंट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही हाउसेज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करा जाता है, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज भी करा जाता है, पब्लिक मैटर्स को कंसिडर करा जाता है, बिल्स के ऊपर डिस्कशंस होती हैं। ये सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस दोनों ही हाउसेज में मोशंस के थ्रू होती हैं। पहले मोशन मूव करी जाएगी, उसके बाद ही सारी डिबेट्स होती हैं। एंड इन डिबेट्स के लिए सिटिंग्स का कुछ पार्ट अलॉट कर दिया जाता है, कुछ टाइम अलॉट कर दिया जाता है। सिटिंग क्या रहती है? जब भी एक सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट का, उस सेशन में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, और एक मीटिंग में 2 सिटिंग रहती हैं, मॉर्निंग की एंड इवनिंग टाइम की, या फिर पोस्ट लंच सिटिंग। इस सिटिंग में से ही कुछ टाइम अलॉट कर दिया जाता है इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस के लिए। तो सबसे पहले इन आवर्स को ही देखेंगे कि कौन सा टाइम अलॉट करा जाता है। क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, एंड उसके बाद सारी मोशंस कवर करेंगे एंड देन रेजोल्यूशन को कवर करेंगे। और इन सारे चीज़ों को ही, इन आवर्स, मोशंस एंड रेजोल्यूशंस, इन सारी चीज़ों को ही डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कहते हैं। देखिए सबसे पहले है अब क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट्री सिटिंग, मॉर्निंग वाली सिटिंग, मॉर्निंग वाली सिटिंग का फर्स्ट आवर ही क्वेश्चन आवर है। इस क्वेश्चन आवर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हाउस के मेंबर, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं एंड मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस का आंसर करना। अब ऐसा काम क्यों करा जाता है? ताकि गवर्नमेंट को, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल बनाया जा सके उनकी रिस्पॉन्स, उनके पॉलिसीज के लिए। क्योंकि लेजिस्लेचर का तो यही काम होता है ना कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रहे अपने काम के लिए, तो यही काम होता है इस क्वेश्चन आवर में। अब क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं? स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस एंड प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चंस के लिए एस्टरिक सिंबल यूज होता है। ओरली आंसर दिया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा इसमें। अब क्योंकि आंसर मिनिस्टर्स ओरली दे रहे हैं, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस, किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और इनके लिए कोई भी प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता है। क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन आवर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका पहले स्पीकर को पता होता है, स्पीकर के पास उस चीज़ के रिगार्डिंग एक नोटिस जाता है। बट इन स्टार्ड क्वेश्चंस और ये जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए कोई भी अलग से नोटिस नहीं देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के लिए ये फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टार्ड क्वेश्चंस के साथ पूछ लिए जाते हैं। ग्रीन कलर से इनको रिप्रेजेंट करा जाता है। अनस्टार्ड क्वेश्चंस रिटन आंसर होते हैं इनके। तो अब क्योंकि ये रिटन है तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कोई भी फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। व्हाइट कलर से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या है? इनके लिए लेस देन 10 डेज का पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद ही ओरली इनका आंसर देते हैं मिनिस्टर्स। लाइट पिंक कलर से इनको रिप्रेजेंट करा जाता है। देन है कुछ क्वेश्चंस प्राइवेट मेंबर्स से भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर्स, कोई भी मेंबर हो सकता है ये पार्लियामेंट का जो कि एक मिनिस्टर नहीं है, मतलब कि यहाँ ना तो वो काउंसिल का पार्ट है और ना ही वो कैबिनेट का पार्ट है। तो ऐसे मेंबर्स को प्राइवेट मेंबर्स बोला जाता है। और अगर कोई बिल या फिर कोई रेजोल्यूशन ये प्राइवेट मेंबर लेके आया है तो उससे भी उसी चीज़ से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। येलो कलर से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। अब देखिए ना, ये जो क्वेश्चन आवर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ऐसे तो फिर 0 आवर भी है, हाफ एन आवर डिस्कशन भी है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन आवर ही है। क्योंकि इसी क्वेश्चन आवर के थ्रू ही एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है उनकी पॉलिसीज़ के लिए, उनके काम के लिए। अगर कैबिनेट या फिर काउंसिल कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड इरेगुलरिटीज कर रहा है, फाइनेंशियल गड़बड़ कर रहा है एग्जीक्यूटिव, तो ये सारे के सारे आंसर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूछ सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड भी, अगर उनको लगता है मेंबर्स को कि एग्जीक्यूटिव ने कोई गड़बड़ करी है। ऐसे ही कोई बिल लेके आ रहे हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ने पॉलिसी ड्राफ्ट करी है, उस पॉलिसी से रिलेटेड डेटा एग्जीक्यूटिव वो डेटा छुपा ना सके लोगों से। क्योंकि लोकसभा में क्या है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना इस इन रिप्रेजेंटेटिव्स का ही काम है। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव इस डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन जो भी किसी बिल से रिलेटेड या पॉलिसी से रिलेटेड हो सकती है, लोगों से हाइड ना कर पाए, ये काम होता है इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का। और ये सारे का सारा डेटा फ्लोर में एक्सपोज करना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को एक्सपोज करना, ये सारे काम
क्वेश्चन आवर के थ्रू ही होते हैं। पब्लिक डोमेन में सारा डेटा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन आवर के थ्रू ही आता है। और अगर इस क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया, सपोज इस क्वेश्चन आवर को ही खत्म कर दिया गया, तो ऑपोजिशन जो पार्टी होती है उसके पास भी कोई पावर रह नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन आवर्स में ही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जीरो आवर के थ्रू तो मिनिस्टर जो होते हैं वो लायबल नहीं है। जीरो आवर में मिनिस्टर्स लायबल नहीं है कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे ही। सिर्फ एक क्वेश्चन आवर ही है जिसके थ्रू मिनिस्टर्स को आंसर देना ही होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए क्वेश्चन आवर को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करा जाता है एज कम्पेयर टू जीरो आवर या फिर हाफ एन आवर डिस्कशन। नेक्स्ट है देखिए अब जीरो आवर। अच्छा, क्वेश्चन आवर को मेंशन करा गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं करा गया है। नेक्स्ट है देखिए जीरो आवर। आफ्टर क्वेश्चन आवर टिल द एजेंडा ऑफ डे। क्वेश्चन आवर जब फर्स्ट आवर खत्म हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आवर से, सेकंड आवर से लेकर जब तक एक फुल डे का एजेंडा खत्म नहीं हो जाता, उस टाइम तक जो भी पीरियड होगा उसको जीरो आवर माना जाता है। इसको भी देखिए अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं करा गया है। जो क्वेश्चन आवर था उसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन करा गया था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, बट क्वेश्चन आवर को रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन करा गया है। जीरो आवर को रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं करा गया है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, क्योंकि देखिए अब ये इनफॉर्मल डिवाइस है, यहीं से पता चलता है कि मिनिस्टर्स लायबल नहीं है कि इस जीरो आवर में वो सारे आंसर दे ही। सिर्फ क्वेश्चन आवर्स में ही उनके ऊपर एक लायबिलिटी रहती है कि हाँ आंसर देना ही है। और जो जीरो आवर का टाइम है, जीरो आवर को जनरली इवनिंग स्लॉट में रखा जाता है 12 नून के बाद, यही टाइम जीरो आवर के लिए जनरली रहता है। एंड जीरो आवर के लिए स्पीकर को कोई प्रायर नोटिस भी नहीं देना पड़ता है कोई मैटर रेज करने के लिए। देखिए अगर क्वेश्चन आवर में था तो वहां पर प्रायर नोटिस की बात करी गई थी, बट जीरो आवर में कोई भी अगर मैटर रेज करना है तो उसके लिए पहले प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता है जीरो आवर में। एंड सबसे पहले इसको 1962 में यूज करना स्टार्ट करा गया था। इंडियन इनोवेशन है, इंडिया में ही ये चीज जीरो आवर यूज होती है और कंट्रीज में ये चीज नहीं है। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखिए मोशंस को हम बाद में करेंगे, पहले सारे जो आवर्स अलॉट करेंगे हैं, जो भी टाइम अलॉट करा गया है सारा पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर के बाद है हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड स्पेशल मेंशन। हाफ एन आवर डिस्कशन देखें तो स्पीकर एक वीक में 3 दिन इसके लिए अलॉट करते हैं। अब देखिए ये 3 दिनों में टाइम कौन सा रहता है इस डिस्कशन के लिए, इवनिंग टाइम की जो भी सीटिंग होगी, इवनिंग टाइम की सीटिंग में से लास्ट हाफ एन आवर, जो लास्ट हाफ एन आवर बचेगा उसी टाइम में ही हाफ एन आवर की डिस्कशन होगी इवनिंग सीटिंग में। और ये डिस्कशन होती क्यों है, अगर सपोज कोई मैटर जो कि जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है, बट फिर भी कोई ऐसा फैक्ट रहता है जो कि मेंबर्स को अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई भी एलुसिडेशन नहीं है मेंबर्स को, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए। फिर स्पीकर एक वीक में 3 दिन अलॉट करेंगे सिर्फ उसी मैटर के लिए। कंपलसरी नहीं है ये चीज़ करना स्पीकर के लिए, बट अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि कोई एक फैक्ट है किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी डिबेट से रिलेटेड, कोई भी मैटर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है, बट कोई एक फैक्ट है जिसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, फिर उसके बाद स्पीकर इसी पर्टिकुलर फैक्ट के लिए टाइम अलॉट करेंगे। और ये टाइम कौन सा होगा, इवनिंग सीटिंग में लास्ट हाफ एन आवर जो भी बचेगा 3 दिन के लिए, उस टाइम को बोला जाएगा हाफ एन आवर डिस्कशन। अब देखिए यहाँ पर ना, ये ना तो कोई फॉर्मल डिवाइस है, फॉर्मल मोशन भी नहीं है इसके लिए, और ना ही इसके लिए वोटिंग होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है, पहले ही इसके लिए मोशन पास हो चुकी थी, मोशन मूव हो चुकी थी। तो यहाँ पर बस एक सिंगल फैक्ट ही रहता है जिसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ना तो कोई मोशन मूव करी जाएगी और ना ही यहाँ पर कोई वोटिंग होगी। नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और इसको 2 आवर डिस्कशन भी बोलते हैं। 1953 से इसको यूज करना स्टार्ट करा गया था। इसके लिए भी कोई मोशन मूव नहीं करी जाती है और ना ही कोई वोटिंग होती है। अगर पार्लियामेंट के मेंबर को लगता है कि कोई मैटर है जो कि सडनली उनके पास आ गया है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, वो अर्जेंट मैटर है,
तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर को ये चीज़ बोलेंगे कि यस कोई पर्टिकुलर मैटर है जिसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद स्पीकर इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का टाइम अलॉट करेंगे। वीक में 2 दिन इसके लिए अलॉट करे जाते हैं एंड 1953 से इसको यूज़ करना स्टार्ट करा गया था। इसके ऊपर भी कोई वोटिंग नहीं होती है। ये देखिए कोई अर्जेंट मैटर आ गया है, कोई ऑलरेडी डिस्कशन चल रही थी बट अब कोई अर्जेंट मैटर आ गया है, उसके बाद फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर को बोलेंगे एंड उसके बाद ही इसके ऊपर फिर डिस्कशन होती है। देन है स्पेशल मेंशन एंड नोटिस एंड मेंशन। स्पेशल मेंशन क्या है, अगर कोई भी मैटर पॉइंट ऑफ ऑर्डर का नहीं है, किसी मैटर के ऊपर क्वेश्चन आवर में डिस्कशन नहीं हुई है, हाफ एन आवर के थ्रू डिस्कशन नहीं हुई है, या फिर 0 आवर में भी डिस्कशन नहीं हुई है, तो ऐसे मैटर को स्पेशल मेंशन के थ्रू रेज करा जाता है राज्यसभा में। एंड अगर सेम मैटर को ही लोकसभा में, ऐसे किसी मैटर को लोकसभा में अगर रेज करना है तो उसको बोला जाएगा थ्रू नोटिस एंड थ्रू मेंशन अंडर रूल 377 फॉर लोकसभा। तो ये तो थे जो भी टाइम अलॉट करा गया था, हाफ एन आवर, 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर। और इन सब में से इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्वेश्चन आवर को, यही इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। अब चलते हैं मोशंस पर। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई भी मैटर हाउस में डिस्कस करना है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, दोनों ही हाउसेज में पब्लिक मैटर्स को डिस्कस करने के लिए पहले मोशंस मूव करनी पड़ती हैं एंड ये मोशंस मूव होती हैं विद द कंसेंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लोकसभा के केस में स्पीकर एंड राज्यसभा के केस में चेयरमैन, इनकी कंसेंट से ही मोशंस मूव करी जाती हैं। और अगर मोशंस अडॉप्ट हो जाती हैं फिर उसके बाद डिस्कशंस होती हैं किसी मैटर के ऊपर, और अगर इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है फिर उसके बाद डिस्कशंस नहीं होती हैं। अगर जनरली देखें, जनरली ऑल ओवर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये ऐसे देखें तो 3 कैटेगरीज में मोशंस को डिवाइड करा जा सकता है, सब्सटेंटिव, सब्सटीट्यूट एंड सब्सिडरी मोशन। ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है मोशंस की जो कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में यूज होती है। स्पेसिफिकली या फिर टिपिकली ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है। सबसे पहले है सब्सटेंटिव मोशन। अगर इसका सब्सटेंटिव का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब रहता है बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मैटर। तो ऐसा कोई भी कोई भी पब्लिक मैटर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, इस मैटर के ऊपर डिस्कशन करनी है, डिबेट करनी है, ऐसे मैटर से डील करना है, तो इसके लिए जो भी मोशन मूव करी जाएगी उसको बोला जाएगा सब्सटेंटिव मोशन। देखिए इससे पहले जब हमने स्पीकर का पढ़ा था, जब हमने स्पीकर का पार्ट कवर करा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर में, तो वहां पर लिखा हुआ था कि अगर स्पीकर का कंडक्ट डिस्कस करना है, उसकी पावर्स को डिस्कस करना है हाउस में, तो सबसे पहले सब्सटेंटिव मोशन मूव करनी होगी, उसके बाद ही स्पीकर के कंडक्ट को डिस्कस करा जा सकता है। तो देखिए क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, वैसे अदरवाइज जो भी स्पीकर का कंडक्ट है ये आउटसाइड हमेशा जुडिशियल रिव्यू ही होता है, बट फिर भी अगर हाउस में डिस्कस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है तो इसको सब्सटेंटिव मोशन के थ्रू ही डिस्कस करा जाएगा। ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को डिस्कस करना है तो ये भी बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैटर है, ये भी सब्सटेंटिव मोशन के थ्रू ही होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जिनको सब्सटेंटिव मोशन के थ्रू ही वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करा जाएगा। अब देखिए जो भी सब्सटेंटिव मोशन होगी ये एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होगा। इसका क्या मतलब है कि इसको किसी और मोशन की मूव करने के लिए इसको और मोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ना तो कोई सब्सटीट्यूट मोशन की जरूरत है, जैसे यहाँ पर अगर हमने आगे 2 वाली मोशंस देखनी है, ये इंडिपेंडेंट मोशंस नहीं है, बट सब्सटेंटिव मोशन अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट मोशन है। अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से रिलेटेड कोई मोशन मूव करी गई है तो अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है और इसकी अपनी ही एक इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंस है। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उससे रिलेटेड क्योंकि अभी एक इंडिपेंडेंट मैटर है, अपनी एक सेल्फ कंटेन्ड इसका एक प्रपोजल है, किसी और चीज़ के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इसको, तो इस चीज़ को फिर बोला जाएगा सब्सटेंटिव मोशन, इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट मोशन। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। तो अगर कोई ओरिजिनल मोशन, कोई मोशन ऑलरेडी चल रही है किसी टॉपिक के ऊपर, ऑलरेडी कोई डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रही है किसी और मोशन के थ्रू, और अगर लगता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि उस डिबेट, उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है, अब इसको हटा देना चाहिए, तो फिर मेंबर्स सब्सटीट्यूट मोशन भी मूव कर सकते हैं।
तो ये एक ऑल्टरनेटिव के जैसे है। ओरिजिनल मोशन का जो ऑलरेडी किसी पॉलिसी या फिर किसी डिबेट के ऊपर डिस्कशन, कोई डिबेट चल रही थी, उसको हटाकर अब किसी और कोई मोशन को लेके आया जा रहा है, कोई और टॉपिक लेके आया जा रहा है, ओरिजिनल को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो क्या ये इंडिपेंडेंट है? नहीं। इसकी इम्पॉर्टेंस तब तक ही है अगर कोई ऑलरेडी मोशन चल रही है, कोई ऑलरेडी डिबेट चल रही है। अगर ओरिजिनल मोशन नहीं होगी तो सब्सटीट्यूट मोशन की कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसका काम तो ओरिजिनल मोशन को रिप्लेस करना है। बट सब्सटेंटिव मोशन एक इंडिपेंडेंट मोशन है, ना तो ये किसी को रिप्लेस करती है, ना तो मूव होने के लिए इसको किसी और मोशन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लास्ट है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन की भी आगे 3 टाइप्स हो सकती हैं, एंसिलरी, सुपरसीडिंग एंड अमेंडमेंट। सब्सिडरी मोशन का मतलब है सपोर्टिंग मोशन। ना तो इसकी अपनी कोई इम्पोर्टेंस है और ना ही ये बिना ओरिजिनल मोशन के एग्जिस्ट कर सकती है। अगर इसको एग्जिस्ट करना है या तो ओरिजिनल मोशन हो या फिर हाउस की प्रोसीडिंग्स को कोई रेफर करा जा रहा हो। इसकी अपनी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, अपनी इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब इसके लिए देखिए एंसिलरी मोशन हो सकती है, सुपरसीडिंग हो सकती है एंड अमेंडमेंट हो सकती है। ये कैसे? एग्जाम्पल से देखिए लेते हैं। अगर कोई ऑलरेडी सपोज ओरिजिनल मोशन चल रही है हाउस में, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, ओरिजिनल मोशन के थ्रू डिबेट हो रही है, बट अगर किसी मेंबर को लगता है कि इस ओरिजिनल मोशन के किसी पार्ट को अमेंड करना है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आनी है, तो इसके लिए फिर सब्सिडरी मोशन लेके आई जाएगी इस ओरिजिनल मोशन के किसी पार्ट को चेंज करने के लिए। और अगर कोई भी डिसीजन सब्सिडरी मोशन के थ्रू लिया जा रहा है हाउस में, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं हो सकता है। इसके थ्रू डिसीजन लेने के लिए या तो किसी हाउस की प्रोसीडिंग्स को रेफर करा जाए या फिर ओरिजिनल मोशन को रेफर करा जाए। इंडिपेंडेंटली इस मोशन के थ्रू डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। अब ये क्या हो सकती है? एक तो एंसिलरी मोशन, एक रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग्स विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि लक्ष्मीकांत में दिया गया है। जस्ट ए रेगुलर वे है, ओरिजिनल मोशन को रेफर करा जा रहा है, हाउस की प्रोसीडिंग्स को रेफर करा जा रहा है। देन है सुपरसीडिंग मोशन। ये जस्ट सब्सटीट्यूट मोशन के जैसे ही है कि अगर हाउस में जो भी डिबेट चल रही है, किसी और इशू के साथ उसको सुपरसीड करना है, उस डिबेट या फिर इशू को रिप्लेस करना है, तो उस टाइम उस रिप्लेसमेंट के लिए अगर ये मोशन यूज करी जाती है तो उसको सुपरसीडिंग सब्सिडरी मोशन बोला जाएगा। अगर अमेंडमेंट की बात करें तो ये भी अगर कोई ओरिजिनल मोशन चल रही है हाउस में, उसमें कोई अमेंडमेंट लेके आनी है, कोई छोटा मोटा चेंज करना है, हाउस के मेंबर को लग रहा है कि नहीं चेंज की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर वो पर्टिकुलर मेंबर सब्सिडरी मोशन मूव कर सकता है। तो ये तो थी एक जनरल कैटेगराइजेशन मोशंस की। बट स्पेसिफिकली अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्लोजर मोशन भी यूज होता है, प्रिविलेज मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स। देन कुछ और भी हैं। सबसे पहले देखिए क्लोजर मोशन। क्लोजर नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी चीज़ को क्लोज करना है तो ये मेंबर्स मूव करेंगे, हाउस के मेंबर मूव करेंगे किसी डिबेट को कट शॉर्ट करने के लिए, किसी डिबेट को क्लोज करने के लिए अगर कोई मोशन मूव करी जा रही है तो उसको बोला जाएगा क्लोजर मोशन। एंड ये मोशन अगर हाउस में एक्सेप्ट कर ली जाती है, इसको अप्रूव कर दिया जाता है, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो भी डिबेट चल रही थी, इंस्टेंटली उसी टाइम पर ही उस डिबेट को खत्म कर दिया जाएगा, उस डिबेट को क्लोज कर दिया जाएगा। अब ये क्लोजर मोशंस, ये जब भी इस डिबेट को खत्म करना है, ये डिबेट खत्म करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। सिंपल क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कैंगारू क्लोजर एंड देन है गिलोटीन क्लोजर। सिंपल क्लोजर का मतलब है सिंपली कोई किसी मैटर को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया जा रहा है, डिस्कस कर लिया गया है, सफिशिएंटली डिस्कस हो चुका है, अब उसके ऊपर वोटिंग की ज़रूरत है, तो सिंपल क्लोजर से ही फिर मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा और उसके ऊपर फिर होगी वोटिंग। देन है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स में ग्रुप करके क्लोज करना किसी बिल या फिर किसी डिबेट को। कोई भी बिल आ रहा है हाउस में, बहुत लेंदी बिल है, कोई रेजोल्यूशन है बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसे उसको कंसिडर करना या फिर उसके ऊपर डिबेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करना डिफिकल्ट है, तो फिर हाउस में क्या करा जाएगा, इस बिल को कंपार्टमेंट्स में ग्रुप कर दिया जाएगा या फिर कंपार्टमेंट्स में तोड़ दिया जाएगा डिफरेंट ग्रुप्स में। सपोज इसको 5 ग्रुप में 5 के ग्रुप में इस बिल को तोड़ दिया गया, तो इस पूरे के पूरे 5 के 5 जितने भी मैटर्स आ गए इस ग्रुप में, 5 मैटर्स आ गए, तो पहले इस कंप्लीटली एक ग्रुप को हाउस में कंसिडर करा जाएगा। इस पूरे ग्रुप के ऊपर, इस एक ग्रुप में अगर 5 मैटर्स हैं तो एक ग्रुप के ऊपर ही पहले डिबेट होगी,
फिर उसके बाद इस एक ग्रुप के ऊपर ही वोटिंग करी जाएगी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट ग्रुप को कंसिडर करा जाएगा, उसके ऊपर डिबेट होगी, एंड नेक्स्ट ग्रुप की डिबेट के बाद उसके ऊपर फिर वोटिंग कर दी जाएगी। और अगर फिर स्पीकर को लगता है कि हाँ इस ग्रुप के ऊपर भी डिबेट हो चुकी है और कुछ मेंबर्स इसको फेवर कर रहे हैं, कुछ मेंबर्स इसको फेवर कर रहे हैं, फिर ग्रुप्स को ही काउंट कर लिया जाएगा। ग्रुप्स के ऊपर जो भी वोटिंग हुई है उसी वोटिंग को ही काउंट करा जाएगा। तो ये ग्रुप वाइज क्लोजर होगा किसी भी बिल का जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो या फिर रेजोल्यूशन जो कि लेंदी हो। नेक्स्ट है कैंगारू क्लोजर। कैंगारू क्लोजर में इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को ही कंसिडर करा जाएगा। देखिए क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स में क्या था, सारी चीज़ों को कंसिडर करा जा रहा था, बट ग्रुप्स में जस्ट डिवाइड कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी था। बट कैंगारू क्लोजर में क्या है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को, बिल की इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को कंसिडर करा जाएगा, उन्हीं के ऊपर ही वोटिंग होगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट के ऊपर ही वोटिंग होगी, और जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और ऐसे ही मान लिया जाएगा कि यस उसके ऊपर भी वोटिंग हो चुकी है, ऑल्दो उनके ऊपर वोटिंग नहीं हुई होती है। नेक्स्ट है गिलोटीन क्लोजर। गिलोटीन क्लोजर का मतलब क्या है कि अनडिस्कस्ड क्लॉजेस जो होंगी उनके ऊपर भी वोटिंग कर दी गई, क्योंकि अभी टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। सारी की सारी क्लॉजेस को कंसिडर कराया गया है गिलोटीन क्लॉजेस में। डिस्कशन चल भी रही थी बाकी की क्लॉजेस के लिए, बट क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया है, टाइम की कमी के कारण जो भी क्लॉजेस रह गई थी, छूट गई थी, उनको भी, उनके ऊपर भी वोटिंग कंसिडर कर ली जाती है, उनके ऊपर भी वोटिंग हो जाती है। ऐसा मान लिया जाता है कि ठीक है ये अनडिस्कस्ड क्लॉजेस हैं बट इनके ऊपर भी वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग माँ कर दी गई है क्योंकि टाइम की कमी है अब। नेक्स्ट है प्रिविलेज मोशन। अच्छा ये ना जितने भी ये डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के, अगर किसी ने PYQ अटेम्प्ट करे हैं तो आपने देखा होगा कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेरे इंस्टीट्यूट में भी इनको नहीं करवाया गया था, इनफैक्ट किसी भी इंस्टीट्यूट में इनको नहीं करवाया जाता है। तो अगर किसी को इनको याद रखने में या फिर समझने में दिक्कत भी आ रही है तो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप PYQ देखो तो इनकी इम्पोर्टेंस ऑल निग्लिजिबल है। इनफैक्ट मुझे तो कभी ये क्वेश्चन ना कोई मिला भी नहीं इन सारे पार्लियामेंट्री डिवाइसेस से रिलेटेड। इनकी इम्पोर्टेंस रहती है अगर आपने सपोज आंसर में अगर कोई करंट अफेयर में कोई डिवाइस आ चुका है, अगर करंट अफेयर में कॉलिंग अटेंशन की बात करी गई है, जैसे कि 2021 में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के टाइम कॉलिंग अटेंशन का यूज़ मेंशन हुआ था, तो ऐसे अगर करंट अफेयर में इनका यूज़ आ रहा है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही आप उठाकर थोड़ा सा रीड कर लो या फिर समझ लो। अगर कोई डिवाइस करंट अफेयर में है या फिर अगर मेंस में लग रहा है आपको कि इसका यूज़ करा जा सकता है तो उसी चीज़ के ऊपर ही आप एम्फेसाइज करें। इनको बहुत ज़्यादा रटने की या फिर अगर नहीं भी समझ आता है तो इतना कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। मिनिस्टर्स को बहुत सारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिली होती हैं, मेंबर्स को पास भी होती हैं, जैसे कि हाउस में कुछ भी ये लोग बोल सकते हैं, इनके अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी किसी भी स्टेटमेंट के लिए जो भी इन्होंने हाउस में दी हैं। बट अगर हाउस के मेंबर्स, दोनों ही राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों ही केसेस में, अगर हाउस के मेंबर्स को ये चीज़ लगती है कि मिनिस्टर ने किसी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मिसयूज़ करा है, या फिर जैसे कि अगर एग्जाम्पल ने लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है कि अगर किसी मिनिस्टर ने कोई फैक्ट को रिवील करने से मना करा है या फिर कोई डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मेंबर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, मिनिस्टर्स उनके आंसर देते हैं। बट अगर मेंबर को लगता है कि मिनिस्टर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर किसी भी फैक्ट को रिवील करने से मना करा है, किसी फैक्ट को विदहोल्ड करा है, तो उस मिनिस्टर को सेंशर करने के लिए, सेंशर करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, तो उस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि उसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मिसयूज करा है, तो इसके लिए फिर मेंबर मूव करते हैं प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। देखिए कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इनके लिए आपने एक सीक्वेंस याद रखना है इनकी इंपॉर्टेंस का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस में आएगी एडजॉर्नमेंट मोशन एंड देन होगी कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये इंट्रोड्यूस करी जाती है पार्लियामेंट में, कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस करेगा अगर किसी मिनिस्टर का, यहाँ पर एक मिनिस्टर की ही बात करी जा रही है, किसी एक मिनिस्टर का कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की साइड अगर ध्यान लेके जाना है, सिर्फ मिनिस्टर का, किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का ही, ना कि पूरे हाउस का,
तो उस मिनिस्टर को का ध्यान लेके जाने के लिए किसी मैटर की तरफ, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर की तरफ तो मूव करी जाती है मेंबर के द्वारा कॉलिंग अटेंशन मोशन। 1954 से ये यूज में है, इंडियन इनोवेशन ही है ये, बट ये रूल ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन करी गई है, क्योंकि देखिए 0 आवर जो था वो भी इंडियन इनोवेशन ही थी, बट उसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं करा गया था। जैसे कि एग्जांपल है 2021 में बिहार से रिलेटेड है ये। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, उन्होंने ये कॉलिंग अटेंशन मोशन को सॉर्ट करा था, उन्होंने इसका यूज़ करा था पार्लियामेंट में, जब भी कोई वहाँ पर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करे जा रहे थे बिहार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट बिहार के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही उनकी इनॉग्रेशन में इनवाइट नहीं करा गया था। तो फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इस कॉलिंग अटेंशन मोशन का यूज़ करा था कि यस, मिनिस्टर आंसर दें कि बिहार के ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट क्यों नहीं करा गया है, जबकि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी बिहार के लोगों के लिए ही थी। तो देखिए, फिर ये किसी मिनिस्टर से ही पूछा गया था पार्लियामेंट में, तो ये किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर से ही पूछा जाता है। पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर हो उसकी तरफ ध्यान लेके जाना कॉलिंग अटेंशन मोशन के थ्रू। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट मोशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस कॉलिंग अटेंशन मोशन से ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ही हाउस के 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर 50 मेंबर्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो हाउस में ये रिजेक्ट हो जाएगी। मोर सीरियस मैटर्स हो, ये भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर है, बट इसके लिए हाउस के 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए एंड हाउस की अटेंशन ही उस मैटर की तरफ लेके जाई जाती है। कॉलिंग अटेंशन में सिर्फ एक मिनिस्टर की अटेंशन सीख करी जाती थी, एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू पूरे हाउस की अटेंशन ही किसी मैटर की तरफ लेके जाई जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट हो, और इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस ही कंसिडर करा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को सेंशर करने का काम करता है। ये एडजर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का काम करता है, एंड ये राज्यसभा को अलाउ नहीं करा जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, लोकसभा जो है, राज्यसभा में तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बट लोकसभा में ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, तो ऐसा माना जाता है कि लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास ही वो पावर होनी चाहिए, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किस में होते हैं? लोकसभा में ही। इसीलिए ही सिर्फ लोकसभा को ही एडजर्नमेंट मोशन यूज करने की पावर दी जाती है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती है। और अगर ये एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट हो जाती है, डिस्कशन के लिए, मैटर को कंसिडर करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम इसके लिए दिया जाता है। 2 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम इसके लिए अलॉट करा जाता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। नाउ एडजर्नमेंट मोशन से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इसकी एग्जांपल लेके चलेंगे हम। फार्मर बिल जो पहले आए थे, देखिए सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोई भी मैटर जो एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू रेज करा गया हो वो अर्जेंट होना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, फैक्चुअल हो एंड डेफिनेट मैटर हो। तो जो भी फार्मर बिल थे वो एक पब्लिक मैटर था, पूरे इंडिया के लिए था, पूरे इंडिया के फार्मर्स के लिए था, अर्जेंट मैटर था। तो पहली तो ये रिस्ट्रिक्शन थी। देन उसके बाद क्या है कि इसमें एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू जो भी मैटर रेज करा गया है एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ फार्मर बिल का मैटर ही रेज करा गया था। देन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन क्या है कि रिसेंट अकरेंस का ही मैटर होना चाहिए। तो फार्मर्स बिल उस टाइम पर जितने भी ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वो एक रिसेंट अकरेंस थी उस टाइम की, तो इसको एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू कंसीडर करा जा सकता था। देन उसके बाद कि इसमें प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, प्रिविलेज के लिए तो अलग से प्रिविलेज मोशन है, तो ये फार्मर्स बिल में इस प्रिविलेज की कोई बात थी ही नहीं। देन उसके बाद है कि अगर किसी भी मैटर पर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है तो डिस्कशन रिवाइव करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन को मूव नहीं करा जा सकता है। तो फार्मर्स बिल के ऊपर तो ऑलरेडी डिस्कशन हुई ही नहीं थी, इनफैक्ट डिस्कशन तो हुई ही नहीं थी, बहुत ही कम टाइम में, विदाउट डिस्कशन ही, ऐसा कहा जाता है कि विदाउट डिस्कशन ही बहुत कम टाइम में जल्दी से फार्मर्स बिल को पास कर दिया गया था, तो डिस्कशन तो हुई ही नहीं थी, तो रिवाइवल का तो क्वेश्चन रहता ही नहीं है। देन उसके बाद है कि अगर कोई मैटर कोर्ट के पास है
कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन लेना है तो उसको भी कंसीडर नहीं करा जाएगा। फार्मर्स बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। देन उसके बाद है कि कोई भी मैटर जो किसी डिस्टिंक्ट मोशन के थ्रू रेज करा जाए उसको एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू कंसीडर नहीं करा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिविलेज से रिलेटेड कोई मोशन है तो उसके कोई मैटर है तो उसके लिए है प्रिविलेज मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो किसी भी मैटर के लिए अगर पर्टिकुलर मोशन स्पेसिफाई करी गई है उसके लिए उस मोशन को ही यूज करा जाएगा, एडजर्नमेंट मोशन को यूज नहीं करा जाएगा। तो ये थी एडजर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए अगर इंपॉर्टेंस में देखें, सबसे पहले देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे ज्यादा सीवियर हो जाएगी क्योंकि इसमें तो गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा जा रहा है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से थोड़ी कम सीवियर है क्योंकि इसको 50 मेंबर्स का लेकिन सपोर्ट भी चाहिए हाउस में। कॉलिंग अटेंशन की इंपॉर्टेंस सबसे कम आती है, किसी सिर्फ एक सिंगल मिनिस्टर के लिए ही है। देन नेक्स्ट देखिए अब नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75 हमने बहुत बार देखा है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लेजिस्लेचर, दे ऑल सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगर इनके अगेंस्ट लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाती है तो इस केस में गवर्नमेंट का फॉल हो जाएगा। इसको मूव करने के लिए भी 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। एडजर्नमेंट के लिए भी 50 मेंबर्स का चाहिए था बट वो किसी पर्टिकुलर पब्लिक मैटर के लिए थी। ये तो है कि लोकसभा में हाउस जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्फिडेंस है या नहीं ये चेक करना है। कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो उस केस में फिर गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी। 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए भी। देखिए अब एक है सेंशर मोशन। सेंशर का मैंने मीनिंग बताया है पहले ही कि इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। नो कॉन्फिडेंस एंड सेंशर मोशन में लक्ष्मीकांत में डिफरेंस दिया गया है। इसके लिए रीजन बताना जरूरी है। देखिए सेंसर का मतलब क्या है कि क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसाइज करना है तो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ही क्रिटिसाइज करा जा रहा होगा, किसी बिल के लिए या पॉलिसी के लिए क्रिटिसाइज करा जा रहा होगा। तो इसका यहाँ पर रीजन बताना भी इंपॉर्टेंट है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन बताने की जरूरत नहीं है। अगर लोकसभा को लगता है कि ठीक है ये गवर्नमेंट लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, उनके ओपिनियंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो उस टाइम फिर लोकसभा के मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। देन उसके बाद जो सेंसर मोशन है ये किसी एक मिनिस्टर के लिए भी हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा मिनिस्टर्स के लिए भी हो सकती है, एंड पूरी काउंसिल के लिए भी हो सकती है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए ही होगी, और अगर ये पास हो जाएगी तो सारी मिनिस्ट्री ही रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है ये पॉलिसीज एंड एक्शंस को क्रिटिसाइज करने के लिए होती है, ये हमने ऑलरेडी देखा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट का लोकसभा में कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ही मूव करी जाती है। देन नो कॉन्फिडेंस सेंसर मोशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को जस्ट क्रिटिसाइज करने के लिए है, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए है। बट ये लोकसभा में ये लोग गवर्नमेंट मेजोरिटी कमांड करती है या नहीं, इसको चेक करा जाता है थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो इस केस में फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगी। देन नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी देखिए अब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करी जाती थी चेक करने के लिए कि मेजॉरिटी है या नहीं। कॉन्फिडेंस मोशन मूव करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है या फिर कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, हंग पार्लियामेंट के थ्रू कोई गवर्नमेंट बनी है, उनको अपनी मेजॉरिटी हाउस में प्रूव करनी है कि यस हमारे पास मेंबर्स का सपोर्ट है लोकसभा में, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है। हंग पार्लियामेंट क्या रहता है कि किसी भी एक सिंगल पार्टी के पास इलेक्शंस हो गए बट किसी सिंगल पार्टी ने भी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं करी है, या माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसके पास ऑब्वियसली मेजॉरिटी नहीं है हाउस में। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है कि दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली है। अब देखिए ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है ये रीजनल एस्पिरेशंस को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि देखिए अगर एक साइड पर सपोज बीजेपी थी, इसके पास भी मेजॉरिटी नहीं आई, दूसरी साइड अब होगी कांग्रेस, दूसरी नेक्स्ट आ गई अब आप, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी तृणमूल की पार्टी आ गई एक, किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी। ये किसी और स्टेट में हो सकती है, इसकी गवर्नमेंट किसी और स्टेट में हो सकती है, बीजेपी की किसी और स्टेट में हो सकती है, और तृणमूल की किसी और स्टेट में हो सकती है। अगर इन लोगों ने गठबंधन करा है, इन लोगों ने कोएलिशन करी है, ये लोग साथ में आ गए, बट
हाउस में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी अपनी स्टेट के लोगों की एस्पिरेशंस को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोएलिशन गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए ही इस ऐसी गवर्नमेंट को हाउस में अपनी मेजॉरिटी भी प्रूव करनी पड़ती है। और अगर इन लोगों के पास वेफर थिन मेजॉरिटी होती है, बहुत कम मेजॉरिटी होती है, और ऐसा अगर प्रेसिडेंट को लगता है, फिर प्रेसिडेंट ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि यस हाउस में आकर अपनी आप मेजॉरिटी प्रूव करो। और अगर ये लोग मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है ऐसी गवर्नमेंट, फिर ये गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी। नेक्स्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। देखिए प्रेसिडेंट दो तरह के एड्रेस देते हैं, एक तो जनरल इलेक्शंस के बाद जब भी फर्स्ट सेशन होगा तब दिया जाएगा, देन उसके बाद हर साल में, हर फिजिकल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में एक प्रेसिडेंट एड्रेस देते हैं। इन दोनों ही एड्रेस में, सॉरी इस फाइनेंशियल ईयर में, हर साल फाइनेंशियल ईयर में मोशन ऑफ थैंक्स पास करी जाती है। मोशन ऑफ थैंक्स में क्या करा जाता है, प्रेसिडेंट फ्लोर में जो भी स्पीच देते हैं इस मोशन ऑफ थैंक्स में, उसमें वो गवर्नमेंट की जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्पीच के थ्रू बताते हैं। फिर आने वाले साल में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगी, उन सारी चीज़ों को भी इस स्पीच के थ्रू बताया जाता है। गवर्नमेंट की विजन क्या रहेगी अपकमिंग ईयर्स के लिए, क्या अचीवमेंट्स, क्या पॉलिसीज रहेंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अब देखिए जो भी प्रेसिडेंट ये स्पीच देते हैं, ये उनकी खुद की स्पीच नहीं होती है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ही उनको दी होती है। जैसे अगर ये बीजेपी की, अगर हम अभी जो गवर्नमेंट है उसकी अगर बात करें, अभी ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, ईयर स्टार्ट हुआ फरवरी के अराउंड, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होंगे वो एड्रेस करेंगे हाउस को, उस एड्रेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बीजेपी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद ही प्रेसिडेंट को एक स्पीच दे देगी कि लास्ट ईयर की जो भी पॉलिसीज थी, जो भी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स थी, प्रेसिडेंट उनको हाउस में बताएं, एंड अपकमिंग ईयर के लिए जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उनको भी बताया जाए। अब देखिए इस मोशन ऑफ थैंक्स का दोनों ही हाउसेज में पास होना इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली इन लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही तो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो लोकसभा में इस मोशन ऑफ थैंक्स का पास होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में अगर ये जाती है तो राज्यसभा बस कुछ अमेंडमेंट्स ही प्रपोज कर सकती है, अल्टीमेटली उसको पास करना ही होता है। और अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट स्टैंड्स सेंशर्ड, मतलब कि अब गवर्नमेंट के फॉल करने के चांस आ चुके हैं। देखिए अभी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, अभी गवर्नमेंट सिर्फ सेंसर ही हुई है, सेंशर ही हुई है अभी तक गवर्नमेंट, और हर चीज को बंद कर दिया जाता है। जब भी ये मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में रिजेक्ट होगी, सारी चीजें स्टॉप हो जाएगी, गवर्नमेंट को अपनी पहले मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। तो फिर गवर्नमेंट क्या लेके आएगी, कॉन्फिडेंस मोशन। अब आएगी देखिए कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ पर कहीं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं करी गई है। लोकसभा के मेंबर्स ने खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं करी है, क्योंकि मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में रिजेक्ट हो गई थी, गवर्नमेंट सेंसर हो चुकी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर दिया गया है, गवर्नमेंट के फॉल करने के चांस बन चुके हैं। तो गवर्नमेंट को अब खुद ही प्रूव करना होगा कि यस उसके पास मेजॉरिटी है, तो फिर आएगी कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये तो थी मोशन ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट है नो डे येट नेम्ड एंड डायलेटरी मोशन। ये दोनों इतनी ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही इनका कुछ यूज़ होता है। नो डे येट नेम्ड क्या है कि कोई मोशन मूव कर दी गई है, स्पीकर ने उसको एडमिट भी कर लिया है, बट अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं करी गई है। जिस भी डिबेट के लिए या फिर जिस भी मैटर के लिए ये मोशन एडमिट करी गई थी हाउस में, स्पीकर ने वो एडमिट तो कर ली है उस मैटर के लिए मोशन, बट डेट फिक्स नहीं करी गई है कि कब मैटर को कंसिडर करा जाएगा। तो इस चीज़ को बोल दिया जाएगा नो डेट येट नेम्ड। देन उसके बाद है डायलेटरी मोशन। डायलेटरी अगर वर्ड का देखें मीनिंग तो इसका मतलब होता है लंबा करना। तो कोई भी मैटर, कोई बिल या फिर जिसके ऊपर डिबेट चल रही थी, उस बिल को अगर पोस्टपोन करना है, मेंबर्स को लग रहा है कि ये डिस्कशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में भी कंसिडर करा जा सकता है, इसको डिले अभी फॉर द टाइम बिंग इसको डिले करा जा सकता है, तो इसीलिए फिर मूव करी जाती है डायलेटरी मोशन किसी भी मेंबर के द्वारा। और अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है उसी टाइम पर ही फिर डिबेट को, जिस भी मैटर के ऊपर डिबेट चल रही थी उस डिबेट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। और ये देखिए अब ना एक सुपरसीडिंग मोशन के जैसे ही है, क्योंकि देखिए इस जो भी डिबेट चल रही थी उसको तो हटा दिया गया ना, सुपरसीड कर दिया गया, अब कोई और डिबेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डायलेटरी मोशन एक सुपरसीडिंग मोशन के जैसे ही है, इसमें मैटर को
पोस्टपोन कर दिया जाता है, डिबेट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। बट अगर स्पीकर को लगता है कि डायलेटरी मोशन का मिसयूज हो रहा है, रूल्स ऑफ हाउस का वायोलेशन हो रहा है इस डायलेटरी मोशन का यूज करके, देन फिर स्पीकर उस मैटर को डिक्लाइन भी कर सकते हैं, इस मोशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। ये किसी डिस्कशन या डिबेट के लिए नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ इतना रहता है कि अगर किसी मेंबर को लगता है कि देखिए डिस्कशन तो चल रही है, हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बट उन प्रोसीडिंग्स के लिए हाउस के रूल्स को फॉलो नहीं करा जा रहा है, उस केस में फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करा जाएगा। या फिर अगर ऐसा लगता है मेंबर्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस, जो भी हाउस के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस फॉलो करनी थी उनको भी नहीं फॉलो करा जा रहा है, तो उस केस में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करा जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दैट नीड्स कॉग्निजेंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर का ध्यान चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की साइड, उस टाइम पर भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करा जा सकता है। जनरली ये ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू यूज करा जाता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। और गवर्नमेंट को कंट्रोल कैसे कैसे करा जाएगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है और इससे हाउस की प्रोसीडिंग्स सस्पेंड हो जाएंगी। इसीलिए ही ये एक टूल है ऑपोजिशन पार्टी के लिए। अगर उनको लगता है कि रूलिंग पार्टी के मेंबर हाउस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट भी चल रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकती है। बट देखिए इसके लिए ना स्पीकर का अब न्यूट्रल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि जनरली स्पीकर तो रूलिंग पार्टी से आता है और ऑपोजिशन पार्टी पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही रेज कर रही है। अगर स्पीकर ही न्यूट्रल ना हुआ तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का कोई मीनिंग रह ही नहीं जाएगा। तो ये तो था सारा मोशंस का। नेक्स्ट है अब रेजोल्यूशंस। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। सारे रेजोल्यूशंस ही सब्सटेंटिव मोशन होते हैं। अब अगर सब्सटेंटिव मोशन है तो हमने देखा था कि सब्सटेंटिव मोशन एक तो इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी मैटर जो कि जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान लेके जाना है, हाउस का ध्यान लेके जाना है, तो उसके लिए सब्सटेंटिव मोशन मूव करी जाती है। अब अगर सारे रेजोल्यूशंस ही सब्सटेंटिव मोशन है, इट मीन्स कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर पब्लिक, जनरल पब्लिक का कोई भी मैटर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, अर्जेंट मैटर हो, तो उसके लिए सब्सटेंटिव मोशन के जैसे ये रेजोल्यूशंस ही मूव करे जाते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं ये भी सब्सटेंटिव मोशन के जैसे ही। और रेजोल्यूशन के थ्रू अगर कोई डिस्कशन करनी है तो सिर्फ उसी ही स्पेसिफिक मैटर में होगी, मैटर के ऊपर होगी जो रेजोल्यूशन में मेंशन करा गया है। इसके अलावा किसी और थर्ड मैटर के ऊपर डिस्कशन नहीं करी जाएगी। एंड इसके लिए एक और भी कंडीशन है कि जिस भी मेंबर ने रेजोल्यूशन मूव करा है वो विदड्रॉ नहीं कर सकता है एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ हाउस। लीव ऑफ हाउस का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है जस्ट एक फॉर्मल अप्रूवल। हाउस ने एक फॉर्मल अप्रूवल दी है मोशन को मूव करने के लिए भी या फिर मोशन को विदड्रॉ करने के लिए भी। दोनों ही केसेस, दोनों ही सिचुएशन में इस चीज को बोला जाएगा, इस फॉर्मल अप्रूवल को बोला जाएगा लीव ऑफ हाउस। तो अगर मेंबर ने, जिसने भी इस रेजोल्यूशन को मूव करा है, अगर उसको विदड्रॉ करना है तो पहले उसको हाउस की फॉर्मल अप्रूवल लेनी होगी, तभी इस रेजोल्यूशन को विदड्रॉ भी करा जाएगा। अब रेजोल्यूशंस देखिए हो सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स के, गवर्नमेंट के एंड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशंस। नेम से ही पता चलता है प्राइवेट मेंबर्स, जो भी मेंबर हाउस का मिनिस्टर नहीं है उसने अगर कोई रेजोल्यूशन मूव करा है तो वो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होगा। इसके लिए डे फिक्स करा गया है ऑल्टरनेट फ्राइडे है ये। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जो अगर किसी मिनिस्टर ने मूव करा हो और इसके लिए स्लॉट रखा गया है मंडे टू थर्सडे। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। इसका भी नाम से ही पता चलता है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो इससे रिलेटेड अगर कोई मैटर डिस्कस करना है तो उसके लिए होगा स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। अब ये प्राइवेट मेंबर भी मूव कर सकते हैं और ये एक मिनिस्टर भी मूव कर सकता है। ना देखिए सारे के सारे रेजोल्यूशंस सब्सटेंटिव मोशन है, ये हमने देख लिया। बट सारी जितनी भी मोशंस होंगी वो सारी की सारी सब्सटेंटिव मोशंस तो नहीं होती हैं ना। मोशंस की तो हमने डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। कुछ सब्सटेंटिव हो सकती हैं, सब्सिडरी हो सकती हैं, अमेंडमेंट, एंसिलरी या फिर सब्सटीट्यूट मोशंस हो सकती हैं। तो मोशंस सारी सब्सटेंटिव नहीं होती हैं, बट सारे के सारे रेजोल्यूशंस सब्सटेंटिव मोशंस होते हैं। एंड रेजोल्यूशन के लिए
हर एक रेजोल्यूशन के लिए वोटिंग भी कंपलसरी होती है, बट सारी मोशंस के लिए वोटिंग कंपलसरी नहीं होती है। जैसे कि हमने देखा था हाफ एन आवर एंड शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इन सब में वोटिंग नहीं होती है। तो ये तो था रेजोल्यूशन। लास्ट है यूथ पार्लियामेंट। ये एक स्कीम ही है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें इस स्कीम का, बट ठीक है एक बार रीड कर लीजिएगा लक्ष्मीकांत से ही। इसको स्टार्ट करा गया था अपनी इंडियन यूथ के लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। इसकी रिकमेंडेशन पर ही इसको स्टार्ट करा गया था, ताकि अपनी जितनी भी इंडियन जनरेशन हैं, इंडियन यूथ है, उनको पता हो कि पार्लियामेंट के कैसे प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं, हमें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का पता हो, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस का पता हो, उनमें एक डिसिप्लिन कल्टीवेट करना, एक टॉलरेंस कल्टीवेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें ही इस यूथ पार्लियामेंट स्कीम में बताई गई हैं हमारी इंडियन यूथ के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।